हेलो हेलो सभी लोगों को। तो अब हम आ गए हैं हमारे 5वें पड़ाव पर, हमारे विद्युत के अध्याय में, अध्याय 12 में। और हम इस बार पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों की प्रणाली। प्रतिरोधों को किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, कैसे तरीकों से हम जोड़ सकते हैं, उनकी क्या प्रणाली होती है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर किसी को नहीं समझ आता है तो सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स भी हम बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने संभावित तरीकों से सर्किट घटकों को जोड़ सकते हैं? अब हमारे अलग अलग घटक होते हैं। हमारे पास में बल्ब होता है, हमारे पास में प्रतिरोधक होता है ना, हमारे पास में अलग अलग घटक होते हैं, हमारे पास में सेल होता है, ये सब होते हैं हमारे पास में, है ना। तो इनको कितने तरीकों से जोड़ सकते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? ऐसे 2 तरीके होते हैं जोड़ने के, हम उनके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया ना क्या है ये, कैसे किन तरीकों से हम घटकों को जोड़ सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्किट कनेक्शन के प्रकार। यहाँ पे हमारे सामने है 2 प्रकार। एक तो है हमारा समानांतर, जिसको हम पार्श्वक्रम भी बोलते हैं, और दूसरा है श्रृंखला, जिसको हम श्रेणी क्रम भी बोलते हैं। देखिए पार्श्वक्रम में किस तरह से लाइट बल्ब जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, ये कैसे जुड़े हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमको नाम याद होने चाहिए। पहला वाला है पार्श्वक्रम या फिर समानांतर, दूसरा वाला है श्रृंखला या फिर श्रेणी क्रम, ठीक है। इतना समझ में आया? 2 तरीके हैं। अब 2 ये प्रकार क्या हैं, कैसे हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सर्किट कनेक्शन मतलब परिपथ को किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, किस तरह से हम जोड़ते हैं, अलग अलग घटकों को किस तरह से हम जोड़ते हैं, उनके प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया है तो। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक, तो ये कौन सा वाला है? ये हमारा पहला वाला था, पहला वाला श्रेणी क्रम। किस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम कनेक्शन में घटक अंत से अंत तक जुड़े होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये एक घटक है ना, और ये एक घटक है, ये दोनों अंत से अंत जुड़े हुए हैं। इसका ये वाला अंत इस वाले की शुरुआत में है, और इसका ये वाला अंत इस वाले की शुरुआत में है। मतलब श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहला घटक का जो अंत है वो दूसरे वाले घटक के अंत से जुड़ा होता है, देखिए, और ये तीसरे वाले के अंत से। तो अगर इस तरह से कुछ घटक जुड़े हुए हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? अंत से अंत तक जुड़े हुए, ठीक है, अंत से अंत तक। क्यों? क्योंकि इस वाले का अंत इस वाले से जुड़ा है और इस वाले का अंत इस वाले से जुड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये फिर आगे जाके हमारे सेल और बैटरी इन सब से जुड़ा होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। इसको हम क्या बोलते हैं? आप जब ऐसे देखेंगे कि कोई घटक ऐसे अंत से अंत जुड़े हुए हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम। समझ में आया श्रेणी क्रम क्या है? श्रेणी क्रम कब होता है? जब घटक अंत से अंत तक जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है यदि हम एमीटर कनेक्शन की स्थिति बदलते हैं और प्रतिरोधों के बीच में रखते हैं। अच्छा, तो अभी हमसे क्या पूछा गया है? जो एमीटर है उसको हम बदलकर कहीं यहाँ पे रख दे या यहाँ पे रख दे तो क्या होता है, इससे क्या पता पड़ता है, या एमीटर में की रीडिंग जो है, एमीटर की जो वैल्यू है, हमको जो देता है एमीटर विद्युत धारा की वैल्यू, उसमें क्या अंतर आएगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अगर हमने एमीटर की जगह को बदल दिया, यहाँ से हम यहाँ लेके चले गए, या फिर यहाँ लेके चले गए, फिर यहाँ लेके चले गए, उससे क्या होगा? एमीटर में प्रवाह का मान वही होता है जो विद्युत परिपथ में अपनी स्थिति से स्वतंत्र होता है। मतलब एमीटर का जो मान है, एमीटर ने मान लीजिए हमको दे दिया 3 एम्पियर की वैल्यू, ठीक है, रीडिंग दे दी हमको। ये जो 3 एम्पियर है इसको आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, या यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, ये जो हमारा हमको माप के उसने दिया है विद्युत धारा का वैल्यू, वो यही रहेगा। और ये क्या है? विद्युत परिपथ में अपनी स्थिति से स्वतंत्र होता है। मतलब ये कहीं पे भी रखा हो, एमीटर यहाँ R1 और R2 के बीच में भी रखा हो, एमीटर R3 के बाद में यहाँ पे भी रखा हो, वो हर बार 3 एम्पियर ही देगा। क्यों?
क्योंकि वो अपनी स्थिति से स्वतंत्र होता है, उसको नहीं फर्क पड़ता है वो कहीं पे भी है, वो हर बार वही मान देता है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं अब। श्रेणी क्रम कनेक्शन में संयोजित प्रतिरोध, मतलब श्रेणी क्रम में अगर हम अलग अलग प्रतिरोधों को साथ में जोड़ेंगे तो उनका संयोजित मतलब टोटल, है ना, इनका हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, क्या प्रतिरोधकता आएगी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो संभावित अंतर V, है ना, संभावित अंतर V संभावित अंतरों के योग के बराबर होता है V1, V2 और V3। और V1, V2, V3 क्या है? ये हर जो हमारे प्रतिरोधक हैं, प्रतिरोधक जो है हमारे R1, R2 और R3, इनका जो संभावित अंतर होता है V1, V2, V3, उनका जो योग होता है V1, V2, V3 का जो योग होता है वो होता है हमारे परिपथ का पूरा कुल संभावित अंतर। ठीक है, तो अगर परिपथ का संभावित अंतर V है तो वो किस तरह से हमको मिलेगा? V1, V2 और V3। और V1, V2, V3 क्या है? हमारे प्रतिरोधक जो है R1, R2, R3, उनके संभावित अंतर। ये है R1 का संभावित अंतर, ये है R2 का संभावित अंतर और ये है R3 का संभावित अंतर। ये किसके लिए है? ये सिर्फ श्रेणी क्रम के लिए है। पार्श्व क्रम के लिए हमारे और अलग अलग सूत्र होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ श्रेणी क्रम के लिए है। आगे देखते हैं, तो हमको पता है V = V1 + V2 + V3, है ना, योग होता है V1, V2, V3 का। अब ये क्या है? ये है हमारे ओम का नियम। ओम का नियम क्या था हमारा? ओम का नियम था V = IR। ठीक है, V = IR था, तो हम क्या निकाल लेंगे? V1 जो होगा वो होगा IR1, V2 जो होगा वो होगा IR2 और V3 जो होगा वो होगा IR3। कैसे आप पूछेंगे? ओम का नियम क्या था? V = IR। हमको V1 कैसे मिलेगा? इसमें जब I विद्युत धारा बहेगी R1 प्रतिरोध के साथ में जब I विद्युत धारा बहेगी तो हमको कितना विभवांतर मिलेगा? हमको मिलेगा V1। इसीलिए हम इसमें ओम का नियम लगा देते हैं, जो होता है V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3। और ये जो हमारे तीनों हमको इक्वेशन मिले हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। तो हम V के जगह पे लिख देंगे IR1, V1 की जगह पे लिख देंगे IR1, V2 की जगह पे लिख देंगे IR2 और V3 की जगह पे लिख देंगे IR3। ठीक है, हम I कॉमन ले लेंगे, R1 + R2 + R3 हो गया, है ना। अब ये किसके बराबर होगा? ये देखिए, ये होगा बराबर IR के। R क्या है? जो पूरा संयोजित प्रतिरोध है हमारे परिपथ का वो है R। वो R हम यहाँ पे लिख देंगे और I तो है ही। I क्या है? जो विद्युत धारा है वो बह रही है, उससे क्या होगा? ये जो IR है, IR = IR1 + IR2 + IR3 है। हम I कॉमन ले लेंगे, है ना, I कॉमन ले लेंगे, R1 + R2 + R3 हो गया, है ना, I कट गया। तो हमारा जो संयोजित प्रतिरोध है वो हमको मिल गया R1 + R2 + R3। समझ में आया, है ना? बहुत ही ज्यादा सरल चीज थी ये तो, है ना। इसमें बस हमने क्या करा? हमने V1, V2 और V3 में अलग अलग ओम के नियम लगा दिए। V1 को हमने लिख दिया IR1, V2 को लिख दिया IR2, V3 को लिख दिया IR3 और V को लिख दिया IR। क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे विद्युत परिपथ का विभवांतर है ना। तो ये संभावित अंतर हमारा V है पूरे परिपथ का, तो इसमें तो विद्युत धारा I होगी। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा जो है वो तो मान रहती है, वो बिल्कुल समान रहती है पूरे विद्युत परिपथ में, उसको फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे भी स्थिति हो एमीटर की, वो हर बार I ही देता है। मतलब I जो है हमारा विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो पूरे परिपथ में हर वक्त I ही रहता है। और दूसरा हम V की जगह पे I, उसका क्या V के साथ I के साथ में क्या लिखेंगे हम? R। क्यों? क्योंकि R भी हमारे पूरे विद्युत परिपथ का प्रतिरोध है, संयोजित प्रतिरोध है, इसलिए हम IR लिखेंगे। तो हम फिर उसको IR = IR1 + IR2 + IR3 लिख देंगे, फिर I कट जाएगा
और R क्या हमको मिल जाएगा, R मिल जाएगा हमको R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ आए? तो इन सब को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल था। इसमें बस हमको पता पड़ गया कि संयोजित प्रतिरोध कैसे निकालना है अगर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं प्रतिरोधक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण देखिए, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और 4 ओम प्रतिरोध का एक चालक एक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। देखिए चित्र में मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे 4 वोल्ट का चालक और 4 ओम का चालक और 20 ओम का विद्युत लैंप रखा हुआ है। यहाँ पे क्या गणना करनी है, सर्किट का कुल प्रतिरोध। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना। श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो कुल प्रतिरोध कैसे हम निकालते हैं, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 है लैंप का और R2 है चालक का, है ना, चालक का है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 4, तो ये क्या 24 ओम। 24 ओम है इसका कुल प्रतिरोध। समझ में आ गया कैसे निकाला, ए हमको मिल गया। दूसरा देखते हैं, सर्किट के माध्यम से प्रवाह, मतलब इसमें विद्युत धारा का क्या प्रवाह हो रहा है ये देखना है। तो ये कैसे हमको मिलेगा, हमको R मिल गया है, बी वाला पार्ट देखते हैं। हमको R मिल गया है 24, है ना, और हमको विभवांतर दे रखा है 6 वोल्ट, है ना, मतलब V दे रखा है 6 वोल्ट। हम क्या लगा देंगे, ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, है ना। हमको I निकालना है, हमको विद्युत धारा का प्रवाह निकालना है, तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू I, जो कि हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 24। क्या मिल जाएगा हमको, 0.25 एम्पियर। ठीक है, लास्ट वाला इसका उत्तर हमको मिल गया 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब क्या पूछा है, विद्युत लैंप और चालक के बीच संभावित अंतर, मतलब इसका अलग संभावित अंतर V1 और इसका अलग संभावित अंतर V2। यहाँ पे V2 लिख लीजिए, V2 और ये V1, ये दोनों हमको निकालना है। बहुत ही सरल है। हम V2 कैसे निकालेंगे, IR2 से, IR2 से। ठीक है, V2 कैसे निकलेगा, I तो हमको मिल गया 0.25 एम्पियर, हमने अभी अभी निकाला, ये है ना 0.25 एम्पियर। और R2 क्या है हमारा, R2 चालक वाला है, वो कौन सा है, 4 ओम, तो 4, तो हमको V2 क्या मिल गया, 1 ओम। ये किसका है, ये है चालक का। उसी तरह से V3 हम निकालते हैं, C पार्ट, ये भी C पार्ट। V3 हम निकालते हैं, सॉरी V1 हम निकालते हैं IR1 से। I हमारे पास है 0.25 एम्पियर और R1 क्या है हमारे पास में 20। R1 किसका है, लैंप का, तो 20, है ना। ठीक है, फिर हमको मिल जाएगा उससे 5 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। ये अलग अलग निकाला है, ये हमने पहले बल्ब का एक अलग निकाला और फिर चालक का हमने अलग निकाला। किस तरह से, बल्ब का V1 निकाल लिया, चालक का V2 निकाल लिया। V1 कैसे निकाला, V1 कैसे निकाला, IR1 से, जिसमें हमने I तो निकाल ही लिया था, विद्युत धारा का प्रवाह वो पूरे परिपथ में एक समान ही रहता है, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे 0.25 एम्पियर, और उसके साथ में हम क्या लगा देंगे, R1, जिसका भी हम संभावित अंतर निकाल रहे हैं उसका हम प्रतिरोध लगा देंगे। तो हम किसका संभावित अंतर पहले निकाल रहे हैं, बल्ब का, तो इसका प्रतिरोध क्या दे रखा है, 20, है ना, 20 दे रखा है। तो हम बस हमारे विद्युत धारा प्रवाह से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी गणना कर देंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला। तो इसका उत्तर क्या हो गया, विद्युत लैंप का तो है भाई 5 वोल्ट है और चालक का है 1 वोल्ट। ये वोल्ट है, ये ओम नहीं है, ये वोल्ट है, 1 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा सरल था, 1 वोल्ट, है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न 1, एक सर्किट का
एक योजनाबद्ध आरेख, स्कीमेटिक डायग्राम, मतलब हमको बनाना है वो सर्किट परिपथ बनाएं जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट की 3 कोशिकाओं की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधी, एक 8 ओम प्रतिरोधी और एक 12 ओम प्रतिरोधी और एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब ये सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब इसका अंत से अंत जुड़ा हुआ है। ये तीनों के तीनों प्रतिरोधी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब 5 का अंत 8 से जुड़ा हुआ है और 8 का अंत 12 से जुड़ा हुआ है और एक प्लग कुंजी, एक स्विच जुड़ा हुआ है, सब कुछ श्रेणी क्रम में। तो स्टार्ट हम क्या किससे करते हैं? जो सबसे पहले है, पहला है 2 वोल्ट की 3 कोशिकाओं की बैटरी। तो ये हो गई 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट। ठीक है, अब हमको क्या बोला है? पहले एक 5 ओम प्रतिरोधी। ठीक है, पहले होगा एक 5 ओम का प्रतिरोधी, 5 ओम। दूसरा होगा 8 ओम का प्रतिरोधी और तीसरा होगा 12 ओम का प्रतिरोधी। ठीक है, ये हमने तीनों श्रेणी क्रम में लगा दिया और अंत क्या है? एक प्लग कुंजी, मतलब एक स्विच। एक स्विच का हमारे पास में क्या था? ऐसे बनाते हैं हम स्विच को। ये सब हमने रख दिया श्रेणी क्रम में। ये 6 वोल्ट कैसे हुआ? 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, 3 लगाया ना हमने, 3 कोशिकाएं लगाई है बैटरी की 2 वोल्ट की, तो इसलिए ये 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया। और ये क्या है? ये अलग अलग प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। समझ में आ गया स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बना? एक एक चीजें हम जोड़ते जाते हैं, कैसे? अंत से अंत। ठीक है, ये बहुत सरल था। आगे देखते हैं प्रश्न 1। प्रश्न 1 के परिपथ को फिर से खींचिए। प्रतिरोधों के माध्यम से धारा को मापने के लिए एक एमीटर और 12 ओम प्रतिरोधक में संभावित अंतर मापने के लिए एक वोल्टमीटर लगाकर एमीटर और वोल्टमीटर में रीडिंग क्या होगी? तो क्या बोला इन्होंने? पहले तो प्रश्न 1 वाला परिपथ वापस खींचिए। तो ठीक है भाई, बना देते हैं, है ना। 5, 8 और 12 वोल्ट बोला था उन्होंने, पीछे देख लेते हैं एक बार। 5, 8 और 12 वोल्ट था, वही बना देते हैं। 5, 8 और 12 वोल्ट ओम, 5, 8 और 12 ओम, है ना। और उसके साथ में 6 वोल्ट की बैटरी, एक एमीटर लगा देते हैं। उन्होंने क्या बोला? प्रतिरोधों के माध्यम से धारा को मापने के लिए एक एमीटर लगाना है, तो हमने एक एमीटर लगा दिया। यहाँ पे स्विच, है ना। और उन्होंने क्या बोला है? 12 ओम प्रतिरोधक में संभावित अंतर को मापने के लिए एक वोल्टमीटर भी लगाना है, मतलब यहाँ पे हम एक वोल्टमीटर भी लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, लगा देंगे। अब हमको क्या बोला है? एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग बताने को। ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा सरल था। इसमें क्या है? तो हम पहले एमीटर की रीडिंग देखते हैं। एमीटर की रीडिंग देखते हैं। एमीटर की रीडिंग क्या है? आई। आई क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह जो पूरे परिपथ में चल रहा है। वो हमको कैसे मिलेगा? हमारे पास में ओम का नियम था। ओम का नियम, ओम का नियम क्या था? आपको ओम का नियम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम का नियम था V इज इक्वल्स टू आई आर। आर आई निकालना है हमको, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। ठीक है, V हमको दे रखा है 6 वोल्ट, है ना। ये देखिए, ये 6 वोल्ट दे रखा है। हमको क्या निकालना है? R, जो कि है संयोजित प्रतिरोध। तो हम श्रेणी क्रम में R कैसे निकालते हैं? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे निकालते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 8 प्लस 12, है ना। तो R हमारे पास में क्या आ जाएगा? 25 ओम। ठीक है, इनको हम जोड़ करेंगे तो 25 ओम आ जाएगा हमारे पास में, है ना। तो हम अब विद्युत धारा निकाल सकते हैं उससे। तो I क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट अपॉन 25 ओम। ठीक है, समझ में आया। तो हमको उससे मिलेगा 0.24 एम्पियर। हमको क्या मिल गई? हमको मिल गई एमीटर की रीडिंग। एमीटर की रीडिंग थी 0.24 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमको क्या देगा? हमको देगा 12 ओम में
क्या है विभवांतर, ये देगा हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग। ठीक है, ये देगा हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हम कैसे निकालेंगे? V इज फिर से ओम का नियम IR1। ठीक है, R1 हम क्या मान लिए? हम मान लिए 12 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है ना, 12 वोल्ट पे लगाने को बोला है मापने के लिए। एक वोल्ट मीटर लगाइए, तो हम 12 वोल्ट के अंतों पे लगा देंगे वोल्ट मीटर। तो हमको ये तो मिल गया, विद्युत धारा तो मिल गया, तो 0.24 इंटू 12 है ना, बहुत ही ज्यादा सरल। ठीक है, तो हमको इससे हम इसकी गणना करेंगे तो हमको इससे मिल जाएगा 2.88 वोल्ट। तो हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग भी मिल गई। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है? 2.88 वोल्ट। समझ आए प्रश्न? या आप मेरे साथ में लिखेंगे तो आपको आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, इसमें हमने क्या करा? हमने सबसे पहले हमारा संयोजित प्रतिरोध निकाला, उससे हमने हम निकाल लिया हमारा विद्युत धारा का प्रवाह, और विद्युत धारा के प्रवाह से हमको मिल गया 12 वोल्ट के 12 वोल्ट में जो हमारा संभावित अंतर या विभवांतर है वो हमको मिल गया ओम के नियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्श्व क्रम में प्रतिरोधक। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने श्रेणी क्रम पढ़ा था। ये है दूसरा, ये है पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम में कैसे हम जोड़ते हैं? 3 प्रतिरोधक बिंदु x और y के बीच एक साथ जुड़े हुए होते हैं। मतलब जो 3 प्रतिरोधक हैं, हमारे श्रेणी क्रम में क्या था? इसके अंत से ये जुड़ा है और इसके अंत से ये जुड़ा है और इसके अंत से ये जुड़ा है, ऐसे था। लेकिन इसमें क्या होता है? इन तीनों के अंत से वो तीनों जुड़े हुए होते हैं। मतलब इसका अंत, इसका अंत और इसका अंत, इसका अंत, इसका अंत और इसका अंत, तीनों यहाँ पे x और y 2 बिंदु है, वहां पे जुड़े हुए होते हैं एक साथ। इस तरह के हम क्रम को, इस तरह के हम प्रणाली को पार्श्व क्रम बोलते हैं। हमारा श्रेणी क्रम ऐसे था, हमारा पार्श्व क्रम कैसे होगा? ऐसे, ये वाला फिर से नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला उसके भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो है तो ये R1 R2 R3 ही, लेकिन ये जुड़े हैं अब पार्श्व क्रम में। ठीक है, समझ आया इतना पार्श्व क्रम कैसे जोड़ते हैं? आगे बढ़ते हैं फिर। पार्श्व क्रम कनेक्शन में संयोजित प्रतिरोधक या फिर प्रतिरोध, संयोजित प्रतिरोध। ठीक है मतलब इक्विवेलेंट, कुल जो प्रतिरोध है इन तीनों का मिला के, वो हमको पार्श्व क्रम, हमको श्रेणी क्रम में तो पता था R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ये श्रेणी क्रम में। आखिर हमारे पार्श्व क्रम में कैसे होता है हम ये भी देख लेते हैं अभी। तो पार्श्व क्रम में क्या है? कुल धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा के माध्यम से अलग अलग धाराओं के योग के बराबर होती है। मतलब ये जो प्रत्येक शाखा, यहाँ पे 3 शाखाएं जारी है, इन तीनों शाखाओं में I1, I2 और I3 विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो जो विद्युत परिपथ का संयोजन कुल धारा है वो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सिर्फ किसमें? पार्श्व क्रम में, सिर्फ पार्श्व क्रम में। ठीक है, आगे देखते हैं। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R P, P मतलब पैरेलल या फिर पार्श्व क्रम। ठीक है, इसलिए हमने P लगाया। ये क्या है? ओम का नियम। हाँ, तो जो ओम का नियम है वो लगाया हमने। ठीक है, अब देखते हैं I1 हमको निकालना है। तो हमको ये पता है I1, I2 और I3 के योग से हमको कुल धारा मिलती है। हमको क्या पता है? ओम के नियम से V इज इक्वल्स टू IR है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होगा। तो I1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? V अपॉन R1, I2 को V अपॉन R2 और I3 को V अपॉन R3 की तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा संभावित अंतर होता है, विभवांतर जो होता है, वो होता है समान पूरे के पूरे विद्युत परिपथ में। श्रेणी क्रम में क्या समान होता था? विद्युत धारा I समान होता था। इसमें I समान नहीं है, इसमें समान है V, V है विभवांतर। ठीक है, तो हम ये तीनों इक्वेशन को इसमें डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 इज इक्वल्स टू V अपॉन RP। RP क्या है? जो कुल हमारा संयोजित प्रतिरोध है वो है RP। ठीक है,
फिर क्या होगा, हम v ये ऐसे हो जाएगा v अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू v अपॉन आर वन प्लस v अपॉन आर टू प्लस v अपॉन आर थ्री, है ना। फिर हम क्या करेंगे, v को हम बाहर ले आएंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री हो जाएगा, है ना भाई। अब v दोनों कट जाएगा तो उससे हमको मिल जाएगा आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ठीक है, क्या मिला, आरपी टोटल 1 अपॉन आरपी, सॉरी जो टोटल है वो हमको क्या मिला, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ठीक है, ये जो आरपी है वो है हमारा संयोजित प्रतिरोध। समझ में आया। तो हम नीचे क्या देख रहे हैं, पार्श्वक्रम में शामिल प्रतिरोधों के समूह के संयोजित प्रतिरोधक का व्युत्क्रम, मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा व्युत्क्रम व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। मतलब जो संयोजित प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, संयोजित प्रतिरोध आरपी है ना, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपॉन आरपी, रेसिप्रोकल उल्टा, है ना। उसका वो क्या होता है, वो होता है व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम। व्यक्तिगत प्रतिरोध मतलब अलग अलग जो है R1, R2, R3, ये अलग अलग व्यक्तिगत जो प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रम। उनके व्युत्क्रम मतलब 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 उनके योग के बराबर होता है, मतलब प्लस। समझ में आया। संयोजित प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग का। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब उदाहरण देखते हैं किस तरह से हम, ये चित्र जो दे रखा है यहाँ पे चित्र, ये 12.10 जो है वो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बना भी दिया है। चित्र में दिए गए परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। मतलब R1 हो गया हमारा 5 ओम, ये हो गया हमारा 10 ओम और ये हो गया हमारा 30 ओम। ठीक है, जिन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, मतलब ये हो गया हमारा 12 वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमको जानना है कि प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाह क्या है। प्रत्येक प्रतिरोध मतलब हमको निकालना है I1, I2 और I3। कैसे निकलेगा, वो निकलेगा V अपॉन R1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। V क्या दे रखा है हमको, संभावित अंतर विभवांतर हमको दे रखा है 12, तो 12 अपॉन 5, 10 अपॉन 12 अपॉन 10 और 12 अपॉन 30। ठीक है, क्यों, क्योंकि R1 है 5, R2 है 10 और R3 है 30। ठीक है, इससे हमको क्या मिलता है, इससे मिलता है ये हो गया हमारा 2.4 एम्पियर, ये हो गया हमारा 1.2 एम्पियर और ये हो गया हमारा 0.4 एम्पियर। तो हमको प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाह मिल गया, बिल्कुल मिल गया हमको ओम के नियम से। अभी हमको अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है सर्किट में कुल प्रवाह क्या है। सर्किट का कुल प्रवाह हम कैसे निकालेंगे, हमने देखा था पार्श्व क्रम में I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है ना। श्रेणी क्रम में तो I समान ही रहता है पूरे परिपथ में, लेकिन पार्श्व क्रम में I क्या, ये प्रत्येक विद्युत धारा के योग का के बराबर होता है। तो प्रत्येक विद्युत धारा हमने देख ली क्या क्या है, 2.14 है I1, 1.2 है I2 और 0.4 है हमारा I3, है ना। तो इससे हमको I मिल गया, I क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। तो हमको सर्किट में कुल प्रवाह भी मिल गया है, मिल चुका है ना। अब हमको क्या पूछा है, कुल सर्किट में प्रतिरोध। हमको पार्श्व क्रम का प्रतिरोध कैसे निकालना था, जो संयोजित प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है प्रत्येक प्रतिरोध का व्युत्क्रम का योग। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध जो है उसका व्युत्क्रम, उसके उल्टे का योग, मतलब ऐड करके। तो हमको 1/5
प्लस 1/10 प्लस 1/30 करना है ना। तो उससे हमको मिलेगा, है ना, इससे हमको मिलेगा 1/3। ठीक है, तो ये क्या है, 1/RP है 1/3। ठीक है, तो RP क्या होगा, RP हो जाएगा 3 ओम। तो कुल सर्किट में प्रतिरोध भी हमको मिल चुका है। बहुत ही ज्यादा सरल था, बस सूत्र याद रखने हैं किस तरह से पार्श्वक्रम में हम प्रतिरोध निकालते हैं और प्रवाह निकालते हैं, ये आपको बस याद रखना है। आपने मेरे साथ लिख लिया होगा तो आपको याद भी हो चुका होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आकृति। यदि आकृति 12.12 में R1 10, यहाँ पे मैंने आकृति बना रखी है आपके लिए, R1 10, R2 40, R3 30, R4 20 और R5 60 है। ठीक है, और एक 12 वोल्ट की बैटरी, ये है 12 वोल्ट की बैटरी व्यवस्था से जुड़ी है। सर्किट में कुल प्रतिरोध बताना है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये दो जो है वो है पार्श्वक्रम में और ये 3 जो है वो भी है पार्श्वक्रम में, लेकिन ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा जो है वो एक दूसरे के साथ में है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनका निकाल लेंगे प्रतिरोध। ठीक है, इन दोनों का जो पार्श्वक्रम में है उनका निकाल लेंगे और उन दोनों से फिर हम निकाल लेंगे श्रेणी क्रम वाला प्रतिरोध। ठीक है, तो हम पहले ए में पहले हम निकालते हैं 1/R डैश जो कि है 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। R1 क्या है 10, R2 क्या है 40, है ना। तो 4 प्लस 1/40 5/40, है ना, तो 1/8। तो R डैश क्या निकला 8, क्यों, क्योंकि 1/R डैश हो गया 1/8। तो R डैश हमको मिल गया 8 ओम। तो इस पूरे का हमको मिल गया 8 ओम, है ना। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं। अब R डबल डैश क्या है 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 क्या है 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, है ना। 2 प्लस 3 प्लस 1/60 6/60 हो गया, तो उससे हो गया 1/10। ठीक है, तो 1/R डबल डैश जो है वो हमको मिल गया 1/10। तो R डबल डैश क्या हो जाएगा 10 ओम। अब ये R डैश और R डबल डैश है, अब इस पूरे को हम मान लेंगे R डैश और इस पूरे को हम मान लेंगे R डबल डैश, और ये दोनों जो है वो जुड़े हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं वो। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का हम अब कैसे निकालेंगे, R टोटल कैसे निकलेगा, R डैश प्लस R डबल डैश। हमने इसमें व्युत्क्रम उल्टा क्यों नहीं करा, क्यों, क्योंकि R डैश और R डबल डैश अंत से अंत जुड़े हुए हैं, इसका अंत इससे जुड़ा हुआ है और इसका अंत इससे जुड़ा हुआ है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम सीधा सीधा योग कर देंगे। तो योग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10 प्लस 8, तो कुल प्रतिरोध हमको मिल गया 18 ओम 18 ओम। समझ में आया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सरल था। नेक्स्ट देखते हैं सर्किट में बहने वाली कुल धारा। हमको क्या निकालना है, अब कुल धारा निकालनी है जो कि है I, और ओम के नियम से हमको क्या पता है, ओम के नियम से पता है I इज इक्वल्स टू VR। हमको कुल प्रतिरोध पता है और हमको विभवांतर भी दे रखा है 12 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे 12/18, है ना, क्यों, क्योंकि 12 वोल्ट हमको दे रखा है विभवांतर और 18 ओम हमने अभी अभी देखा। कुल जो प्रतिरोध है वो 18 ओम है, क्यों, क्योंकि यहाँ हम कुल पूरे के पूरे परिपथ का निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुल प्रतिरोध का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए 12/18 हो जाएगा और उससे हमको मिल जाएगा 0.67 एम्पियर। ये क्या है, ये है हमारी कुल धारा। समझ में आया, है ना, बहुत ही ज्यादा आसान था, बहुत ही ज्यादा सरल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। प्रश्न 1,
जब निम्नलिखित प्रतिरोध पार्श्वक्रम में जुड़े हो तो संयोजित प्रतिरोध की गणना करें। मतलब कौन से ए कौन सा है, R1 है 1 ओम और R2 क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वो है 10 to the power 6 ओम। मतलब 1 2 3 4 5 6 इतना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रतिरोध पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका गणना करना है हमको। संयोजित प्रतिरोध का किस तरह से हम करते हैं, Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 से करते हैं ना। तो 1 upon 1 plus 1 upon 10 to the power 6, 10 to the power 6 plus 1 upon 10 to the power 6। Rp हमको क्या मिल गया इससे, 10 to the power 6 upon 10 to the power 6 plus 1। क्यों, क्योंकि अब ये क्या था, ये था 1 upon Rp, तो Rp क्या मिल गया ये। अब इसको हम जब गणना करते हैं तब हमको मिलता है कि ये होता है 0.99999 ऐसे। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये है बराबर 1 ओम के, ठीक है। पहले का उत्तर मिल गया, दूसरा भी इसी तरह से निकालते हैं हम। R1 है 1, R2 है 10 to the power 3, R3 है 10 की पावर 6। Rp कैसे निकालेंगे, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, है ना। 1 upon 1 plus 1 upon 10 to the power 3 plus 1 upon 10 to the power 6, है ना। तो इससे क्या मिला, 10 to the power 6 plus 10 to the power 3 plus 1 upon 10 to the power 6, है ना, ठीक है। तो उससे हमको मिला 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इससे हमको उत्तर मिलता है 1001001 अपॉन 1000000, ठीक है। और इसका हमको उत्तर मिलता है 0.999 ओम, जो कि फिर से है बराबर 1 ओम, ठीक है। दोनों का हमको उत्तर मिल गया, है ना। सरल था, बस आपको फॉर्मूला में डालना था, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में क्या लिखा हुआ है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का विद्युत टोस्टर और 500 ओम का एक जल फिल्टर। तो हम पहले ही लिख लेते हैं उत्तर में। R1 क्या है, R1 है 100 ओम का एक विद्युत लैंप, R2 है 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर और R3 है 500 ओम का एक जल फिल्टर, ठीक है। और हमको विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत में पार्श्वक्रम में संयोजित है। उस विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत इस्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। मतलब इसमें पूछा गया है कि इस विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध क्या है कि वो उतनी ही विद्युत धारा लेती है स्रोत से जितनी कि ये तीनों पार्श्वक्रम में लगकर संयोजित होकर लेते हैं। तो उन्होंने क्या पूछ लिया है, उन्होंने फिर से क्या पूछ लिया है, उन्होंने संयोजित प्रतिरोध पूछ लिया है कि आखिर ऐसा कौन सा ऐसा कितना प्रतिरोध है जो कि उतना ही विद्युत धारा को उतनी ही विद्युत धारा को लेता है जितना कि ये तीनों के तीनों जो युक्तियां हैं वो पार्श्वक्रम में लगकर लेती हैं। तो हमको क्या निकालना है, हमको संयोजित प्रतिरोध निकालना है। तो वो हो जाएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, है ना जी। मेरे साथ साथ में लिखते जाइए, ये बस बहुत ही ज्यादा सरल वाला प्रश्न है ये। तो इसको जब हम फिर आगे डिवाइड करते हैं तो हमको नहीं, ये देखिए, तो ये हमको मिला है 1 upon Rp is equals to 16 upon 500। तो Rp क्या हो जाएगा 500 upon 16, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं ये है 1 upon Rp,
ये भूलिएगा मत बिल्कुल भी। जब भी हम पार्श्वक्रम का निकालते हैं तो वो व्युत्क्रम होता है उसका, ठीक है, उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसको हमको उल्टा करना पड़ता है, तब हमको मिलता है हमारा संयोजित प्रतिरोध, ठीक है। तो आरपी हमको 500/16 मिला, इसकी वैल्यू हमको मिलती है 31.25 ओम। तो इतनी प्रतिरोधकता का होना चाहिए ये विद्युत स्त्री कि उतनी की वो उतनी ही मात्रा का विद्युत धारा खींच पाए स्रोत से, जितनी की ये तीनों के तीनों पार्श्व क्रम में लगकर खींचते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या पूछा है, ये भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इन्होंने क्या पूछा, आई पूछा। आई कैसे हम निकालते हैं, V/R से। V हमको दे रखा है 220 वोल्ट, R हमने कैलकुलेट कर दिया है 31.25, इससे हमको I मिल जाएगा 7.04 एम्पियर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही ज्यादा सरल था, बस थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया था। इनको पूछना तो संयोजित प्रतिरोधकता ही था, किसका, पार्श्वक्रम का, ठीक है, और उससे हमको निकालना था विद्युत धारा, ठीक है, समझ में आ गया पूरे विद्युत परिपथ का। आगे बढ़ते हैं फिर, ये बहुत ज्यादा सरल था, ये समझ में आ गया आपको। तो विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बजाय बैटरी के साथ पार्श्वक्रम में जोड़ने का क्या लाभ है। इसका लाभ ये है, मैं तीनों पॉइंट में लिख देती हूँ। इसका लाभ, पहला लाभ तो ये है कि प्रत्येक उपकरण में विभवांतर समान होता है, विभवांतर हो जाता है समान होता है, ठीक है, पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा क्या पॉइंट है, देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रतिरोध कम होता है, जो हमारा संयोजित प्रतिरोध है, जो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो होता है बहुत ज्यादा कम, किसके मुकाबले, श्रेणी क्रम के मुकाबले, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में होता है R1 + R2, है ना, और पार्श्व क्रम में होता है 1/R1 + 1/R2, है ना, ये प्लस कर लीजिए, इक्वल्स टू 1/RP, है ना। तो इसलिए जो हमारा पार्श्व क्रम का प्रतिरोध है वो कम होता है। तीसरा क्या है, प्रतिरोध कम होता है, उससे क्या हमको बेनिफिट होता है, उससे क्या लाभ होता है, जो हमारे युक्तियां हैं, हमारी विद्युत उपकरणे हैं, वो उतनी धारा खींच सकते हैं जितना उनको चाहिए। विद्युत धारा किसी भी चीज से प्रतिरोध नहीं हो रहा है, किसी भी चीज से रुक नहीं रहा है, तो इसीलिए हम उसको पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध उसमें कम होता है। तीसरा देखते हैं, तीसरे का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि जब इनमें से कोई भी उपकरण, इनमें से कुछ उपकरण बंद हो जाए या बंद कर दे, हम कर दिए जाए, तो बाकी उपकरण समान प्रकार से चलते हैं। मतलब क्या है, मतलब समझाती हूँ। ये देखिए, ऐसे हमने लगा दिए, 3 युक्तियों को हमने लगा दिया पार्श्वक्रम में, है ना। मान लीजिए क्या हो गया, ये टूट गया, ठीक है, ये टूट गया, तो उससे क्या होगा, जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो इन दोनों में से तो जाएगा ही ना, क्योंकि ये भले ही टूट जाए, ये दोनों में से तो विद्युत धारा का प्रवाह होना ही है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम में तीनों में से कोई एक भी अगर टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह आगे नहीं हो पाता है। तो इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। घर में अगर हमारा कोई एक भी विद्युत उपकरण टूट गया तो हमारे पूरे घर की लाइट चली जाएगी, ये तो नहीं होना चाहिए। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तीनों पॉइंट समझ में आ गए, मेरे साथ साथ में लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं फिर। 4 ओम, ए है 4 ओम और बी है 1 ओम का कुल प्रतिरोध देने के लिए 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा सकता है।
उत्तर ए का क्या है 4 ओम पहले तो पाना है हमको टोटल, है ना। आर टोटल हमको 4 पाना है, कैसे पाएंगे देखते हैं। R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 6 ओम। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम R2 और R3 को पार्श्व क्रम में लगा देंगे, तो उससे हमको मिल जाएगा Rp इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, है ना। 2 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। 1/Rp 1/2 है, तो Rp क्या हो जाएगा 2। और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम R1 के साथ में श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। अब हम अगर R1 को Rp के साथ में श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो हमको R क्या मिल जाएगा, Rp प्लस R1, वो क्या हो जाएगा, Rp हमने निकाला 2 और R1 हमको दे रखा है 2, तो हमको टोटल मिल गया 4 ओम। समझ में आया, ठीक है। इतना आगे देखते हैं, बी पार्ट क्या है, हमको 1 ओम निकालना है। 1 ओम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या है अलग अलग तरीके निकालने होंगे। आपको अगर कोई और भी प्रश्न दे रखे हैं तो आपको अलग अलग तरीके निकाल के उसका कुल प्रतिरोध निकाल के पता करना होगा कि आपको कैसे इनको जोड़ना है। 1 ओम के लिए क्या करेंगे, हम तीनों को हम किस में लगा देंगे, हम पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में लगा देंगे, ठीक है। पार्श्व क्रम में लगाएंगे तो 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। कैसे, ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है ना। तो तीनों को हम पार्श्व क्रम में लगा देंगे, इससे हमको क्या मिलेगा 3 प्लस 2 प्लस 1/6, 6/6। तो 1/Rp हमको मिल गया 1, तो हमको Rp क्या मिल जाएगा 1। एक का रेसिप्रोकल, एक का उल्टा तो एक ही होता है ना, गलत तो नहीं हूं। तो Rp क्या मिल जाएगा हमको 1, और हमको क्या निकालना था, 1 ओम ही निकालना था। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों के तीनों जो हमारे प्रतिरोधक हैं उन तीनों को हम पार्श्व क्रम में लगा देंगे, ऐसे कुछ लगा देंगे हम परिपथ में। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा सरल था। आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न 5। ए उच्चतम मतलब सबसे ज्यादा और बी न्यूनतम सबसे कम कुल प्रतिरोध क्या है जिसे 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम के 4 कॉइल के संयोजन से सुरक्षित किया जा सकता है। तो पहला उच्चतम मतलब सबसे ज्यादा प्रतिरोध कब होता है, श्रेणी क्रम में। तो हम श्रेणी क्रम में लगा देंगे चारों को, है ना। तो टोटल हमको मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जो कि होगा 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, जो कि हो जाएगा 48 ओम। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो हमको मिल गया, ये चारों कॉइल को पहले के लिए कैसे डालना है, पहले के लिए हम लगा देंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है, ऐसे। ठीक है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम। सबसे कम के लिए क्या होगा, सबसे कम के लिए हम लगा देंगे इसको पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में हम कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, है ना। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1/24। तो इससे हमको मिलेगा 12/24, जो कि हो जाएगा 1/2। ये क्या है 1/R, तो R क्या होगा हमारा 2 ओम। ठीक है, तो हमको इससे क्या पता पड़ा,
सबसे न्यूनतम के लिए हमने किस तरह से लगा दिया, हमने लगा दिया पार्श्व क्रम के तरीके से। ठीक है, समझ में आया ना, इतना बहुत ही ज्यादा सरल था। इसको किस तरह से हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सरल था, समझ में आया ना इतना। न्यूनतम ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 8 ओम, ये हो जाएगा 12 ओम, ये हो जाएगा 24 ओम। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा सबसे ज्यादा कम कुल प्रतिरोध। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इस सेशन के लिए इतना ही है। हम आगे अध्याय को बहुत ही आराम से खत्म करेंगे, उसके थोड़े से और हमारे महत्वपूर्ण भाग बचे हुए हैं, वो हम खत्म करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।